Assalamu alaikum students, welcome to physics class. So topic of today's lecture is screw gauge. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मीटर रूलर को, मेजरिंग टेप को पढ़ा था और साथ ही जो था वर्नियर कैलिबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो है हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी ज़ीरो एरर की कैलकुलेशन और ज़ीरो करेक्शन और वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। A screw gauge is an instrument that is used to measure the small lengths with an accuracy greater than vernier caliber. So it means that it is more accurate, it is more precise than the vernier caliber. Now let's see its construction. अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वर्नियर कैलिबर इज़ यूज टू मेजर अ वेरी स्मॉल वैल्यूज अप टू 0.1 मिलीमीटर. सो if we have a reading which is far less than 0.1 millimeter, then we use screw gauge. Okay, so screw gauge can measure up to 0.01 millimeter. वो अभी हम देखेंगे इसको कैसे. First of all, we will see the construction. A simple screw gauge is consists of a U-shaped metal frame. This is U-shaped metal frame with a stud at its one end. So this stud is a fixed stud, okay, and it is connected with a U-shaped metal frame. A hollow cylinder or a sleeve has a millimeter scale over it. It is along a line called index line parallel to its axis. Now अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा देखना है. आप देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये होलो स्लीव का मतलब अंदर से ये खाली है. जैसे आपका पेन होता है ना, पेन को अगर आप देखें तो वो बाहर से होता है और अंदर से वो खाली होता है, जिसके अंदर आपकी ये पेन की जो टिप है ये एग्जिस्ट करती है, इन जो कार्ट्रिज होता है, तो अंदर से वो खाली होता है. बिल्कुल ऐसे ही ये अंदर से जो है खाली है, लेकिन ऊपर इसके देखें यहाँ पर ये स्केल बना हुआ है और ये बिल्कुल स्केल, अगेन ये स्केल कैसा है, ये स्केल वैसा ही है जैसे आपने वर्नियर कैलिबर का जो मेन स्केल था या जो आपका मीटर रूलर था, ये मेन स्केल भी वैसा ही है, लेकिन इसमें आपके पास मिलीमीटर्स में मार्किंग हुई होती है, सेंटीमीटर्स में नहीं होती. ठीक है, तो चूँकि ये मिलीमीटर्स तक बहुत छोटी वैल्यू मेजर करता है, तो इस वजह से हम इसकी जो मेन स्केल होता है इट इज़ मार्क्ड इन मिलीमीटर्स. ओके, इज इट क्लियर? A hollow cylinder has a millimeter scale over it, and there is a reference line. You can see there is a reference line which is called a index line. If you can see like this line, ये मेरे से थोड़ी टेढ़ी बन रही, but this line is called a reference line or it is called an index line. Okay, ये index line होती है और इसमें आपने जो है वो इसी के मुताबिक रीडिंग लेनी होती हैं. A hollow cylinder act as a nut. तो ये जो होलो सिलेंडर है इसके ये पीछे तक गया होता है और ये एज ए नट काम कर रहा होता है. इसके ऊपर जो है वो आपने थ्रेड्स बने होते हैं, जिसके ऊपर ये जो आपके पास सर्कुलर स्केल है ये रोटेट कर सकता है. ठीक है. अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट. तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास ये देखें, आपके पास एक मेन स्केल है जो कि होलो सिलेंडर के ऊपर है, उसके ऊपर एक ये जो बना हुआ है जिसको ये थिम्बल कह रहा है, और ये पूरी एक यूनिट इसके ऊपर होता है जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है. यानी आप इसको यहाँ से पकड़ के तो इस डायरेक्शन में यूँ रोटेट कर सकते हो या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये रोटेटेबल होता है, इट कैन बी रोटेटेड. तो ये रोटेट क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं. ठीक है, तो इट हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट. सो इस थ्रेडेड स्पिंडल की वजह से इट कैन रोटेट इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव 1 मिलीमीटर अलॉन्ग इट्स इंडेक्स लाइन. अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो आपके पास जो यूनिट के साथ ये जो सर्कुलर स्केल बना हुआ है या ये जो थिम्बल है, इसको जब आप वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं. वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब ये है कि अगर ये लेट्स सपोज 0 से स्टार्ट हुआ और उसको आपने
पूरा रोटेट करके वापस ज़ीरो पे लाएं तो ये जो स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल है, ये आपके पास आप देखेंगे कि ये 1 मिलीमीटर लेफ़्ट या राइट को मूव करेगा। ठीक है, पॉइंट समझने की यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जब इस थिम्बल को 1 कंप्लीट रोटेशन देंगे, जहाँ से इसको लेट्स सपोज आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और इसको रोटेट करते 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 वापस ज़ीरो पर ले आए, तो ये एक कंप्लीट रोटेशन इसने कंप्लीट की। इस कंप्लीट रोटेशन की वजह से ये जो आपके पास स्पिंडल है, ये स्पिंडल है, ये 1 मिलीमीटर मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, वो डिपेंड करता है आपने इसको किस डायरेक्शन में रोटेट किया है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बताता जाऊं कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, क्या से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है आप इसको, ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक की नीडल्स होती हैं जिस डायरेक्शन में, आप उस डायरेक्शन में अगर रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्लोज, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये स्पिंडल और स्टार्ट के करीब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्पिंडल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टार्ट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये पॉइंट आपको समझ आया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो ये स्पिंडल जो है इससे अवे आना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्लोज, ये आपने याद रखना है ये लाइन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये स्पिंडल स्टार्ट के करीब आएगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से ये स्पिंडल जो है ये स्टार्ट से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट जहन में रखना है। अब जो यहाँ पर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे पिच ऑफ स्क्रू गेज, अब हम डिस्कस करते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन देते हो तो स्पिंडल 1 मिलीमीटर मूव करता है, तो इसकी एक कंप्लीट रोटेशन से इसकी, यानी ये जो आपके पास थिम्बल है इसकी एक कंप्लीट, या ये जो सर्कुलर स्केल बना हुआ इसकी एक कंप्लीट रोटेशन से जितना डिस्टेंस ये स्पिंडल मूव करेगा वो इसकी पिच ऑफ कहलाएगी, स्क्रू गेज की पिच कहलाएगी। बात क्लियर हुई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। अगर आपने इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दी है, इस कंप्लीट रोटेशन की वजह से स्पिंडल जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इसकी पिच कहलाती है। मोस्टली जो आपके लैब्स में स्क्रू गेज होते हैं वो उनकी इस सर्कुलर स्केल की एक कंप्लीट रोटेशन पे 1 मिलीमीटर ये डिस्टेंस मूव करता है, तो मोस्टली जो पिच ऑफ स्क्रू गेज होती है वो 1 मिलीमीटर ही होती है। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये जो थिम्बल था ये मैंने बताया था, ये इसके साथ सर्कुलर स्केल होता है। जैसे वर्नियर कैलिबर में वर्नियर स्केल था ना जो कि स्लाइड कर सकता था, तो यहाँ पर स्क्रू गेज में एक सर्कुलर स्केल होता है जो कि रोटेट कर सकता है इस मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर स्केल है जो कि जिसको भी हमने देखा था ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, इसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं। मेन जो आपके पास वर्नियर कैलिबर था उसके वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स थी, लेकिन स्क्रू गेज की जो मूवेबल स्केल है जो कि सर्कल में मूव ऐसे रोटेट कर सकता है, जिसको आपने सर्कुलर स्केल कहा, उसकी 100 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, ये आपने बात जहन में रखनी है। सो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ आ जाए। अ स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ U-शेप मेटल फ्रेम विद अ स्टड एट इट्स वन एंड it has a hollow sleeve on which a scale is marked, which is called a main scale, and there is a reference line called index line। तो ये इंडेक्स लाइन आपके बड़ी ज़रूरी है रीडिंग्स लेने के लिए। इसके अलावा जो इसके पार्ट्स होते हैं वो आपने देखा कि इस मेन स्केल के ऊपर आपके पास एक रोटेटेबल स्केल होता है जिसको आप सर्कुलर स्केल कहते हैं, और इसके साथ ये थिम्बल और रैचेट होता है। रैचेट को पकड़कर आप बेसिकली मूव करते हो, और इस थिम्बल के अंदर जो है अंदर थ्रेड्स बने होते हैं जिसकी वजह से ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये एक लॉक है। अगेन लॉक किस लिए होता है? ताकि जब आप ऑब्जेक्ट को इसके बीच में स्टड और स्पिंडल के दरमियान में रख लेते हो तो आपसे रीडिंग लेने के लिए कोई गलती ना हो जाए, तो ये लॉक कर देते हो ताकि अगर गलती से ये रोटेट करना भी हो भी जाए तो ये रोटेट ना हो सके, ये लॉक हो जाता है रोटेशन इसकी। ठीक है, तो ये थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से
इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसमें आपने जो मेन चीज़ समझनी थी वो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल था। इसको अब हम वर्किंग में भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेंगे। तो पहले हम लीस्ट काउंट की बात कर लेते हैं ताकि हमें इसकी प्रिसिशन का पता चल सके। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, दैट इज पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब आपको मैंने बताया भी था पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होती है कि आप जब इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हो तो ये स्पिंडल जितना डिस्टेंस मूव करता है वो इसकी पिच कहलाती है। मोस्टली जो पिच होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो आपने पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी ली, 1 मिलीमीटर, एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल, ये जो आपके पास सर्कुलर स्केल है मोस्टली ये 100 डिवीजन इसके ऊपर होती हैं। तो इसकी डिवीजन्स कितनी हो गई, 100 डिवीजन्स। सो व्हेन आई डिवाइड दिस 1 मिलीमीटर विद 100 इट विल बी 0.01 मिलीमीटर। तो आपने देखा कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर कितना था, 0.1 मिलीमीटर, इसका 0.01 मिलीमीटर है। और जबकि सेंटीमीटर्स में 0.001 सेंटीमीटर तक जो है वो स्क्रू गेज मेजर कर सकता है। So the least count of a screw gauge is 0.01 millimeter or 0.001 centimeter. Now let's come to the working of the screw gauge. इसमें again जो स्क्रू गेज की वर्किंग के लिए हमने सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड करना है। तो ज़ीरो एरर के लिए आपने क्या करना है, क्लोज द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल। तो आपने सर्कुलर स्केल को रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करते जाना है। करते करते जब आप स्टड और स्पिंडल आपस में मिल जाएंगे तो फिर आपने ज़ीरो एरर की जो है वो फाइंड करना है। अब उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, देखें, इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद द इंडेक्स लाइन देन द ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो। यू कैन सी कि जब स्टड और स्पिंडल मिल गए तो आपने देखा कि ये जो ज़ीरो था, ये वाला ज़ीरो जो कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो था, ये इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने इंडेक्स लाइन के साथ देखना है, ठीक है। इसमें ये नहीं देखना कि इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। आपने देखना ये है कि क्या सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के साथ है या नहीं। तो अगर आप इसको गौर से देखें बच्चों, तो जब स्टड और स्पिंडल क्लोज हुए तो आप देखें कि ये ज़ीरो इज़ एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द इंडेक्स लाइन। ओके, the zero of the circular scale is exactly coinciding with the zero with the index line, so it means there is no zero error. Okay, however zero error पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। नाउ यू कैन सी, जब आपने स्टड और स्पिंडल को आपस में अटैच कर दिया, वो आपस में मिल गए, तो आपने देखा कि ज़ीरो जो था सर्कुलर स्केल का ज़ीरो वो पीछे रह गया है मेन स्केल इस इंडेक्स लाइन से। इंडेक्स लाइन यहाँ पर है तो आपको इसका ज़ीरो कहाँ नज़र आ रहा है, ज़ाहिर ये नीचे ही होगा ना, इससे नीचे होगा, ठीक है। तो ज़ीरो एरर is positive if circular scale is if zero of the circular scale is behind the index line. Okay, now अब इस केस में आपने करना क्या, इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज टू फाइंड द ज़ीरो एरर। नाउ अब आपने ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए करना ये है कि आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग है जो इंडेक्स लाइन के साथ कंसाइड कर रही है। तो आपने वो रीडिंग लेनी है और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो अगर आप इसको, ये 15 है ना, ये जो बड़ी लाइन है 15, 16, 17 और 18th लाइन जो है वो यानी 18th डिवीजन जो है मेन सर्कुलर स्केल की वो कंसाइड कर रही है किसके साथ, इंडेक्स लाइन के साथ। तो आपने ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करने के लिए इस 18 को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो एरर क्या आएगा, 0.18। ये आप ऊपर येलो वाले बॉक्स में देख सकते हो कि ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव 0.18, क्योंकि आपने 18 को मल्टीप्लाई किया था 0.01 मिलीमीटर से, तो उससे आपको
जो था वो इसका ज़ीरो एरर मिल गया। अब ज़ीरो एरर की करेक्शन क्या होती है, वो माइनस नेगेटिव होती है। तो आपने अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर को समझें। Zero error will be negative if zero of the circular scale has crossed the index line। अब अगर आप यहाँ पर देखें पिछले डायग्राम को और इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। जब स्टड और स्पिंडल मिल गए तो इस डायग्राम में आपने देखा कि ज़ीरो जो था वो इंडेक्स लाइन से पीछे रह गया था। ये 5 से नीचे कहीं होगा ना ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो जो था वो पीछे रह गया था। लेकिन इस लाइन में आप देखें तो ये ज़ीरो आगे चला गया, इंडेक्स लाइन से आगे चला गया। तो अगर ये ज़ीरो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से आगे चला जाए तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। ठीक है, इस केस में ज़ीरो एरर को आपने डायरेक्टली नहीं, जो ज़ीरो एरर आप फाइंड करोगे ना, तो आप ये नहीं करोगे कि कौन सी रीडिंग इंडेक्स लाइन से कंसाइड करिए, बल्कि आप ये देखोगे कि कितनी रीडिंग्स हैं जो क्रॉस हो चुकी हैं। तो आप देखें यहाँ पे ज़रा गौर से, अगर आप इसको गिनना शुरू करें 95 इसके साथ कंसाइड करिए तो डायरेक्टली 95 का मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने देखना है 95 से आगे कितनी रीडिंग्स हैं जो ज़ीरो तक जा रही हैं। 95 के आप देखें 1 2 3 4 और 5, यानी 95 के बाद 5 डिवीजन्स और हैं जो उसको ज़ीरो तक लेके जा रही हैं। ठीक है ना, अगर ये 90 इसके साथ होता ना तो फिर आप इसको 10 डिवीजन्स लेते, लेकिन अभी जो है आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। ठीक है, तो आपने ज़ीरो के रेफरेंस से देखना है कि आप कितनी जो रीडिंग्स हैं वो क्रॉस कर चुकी हैं। आपने इंडेक्स लाइन के बराबर की रीडिंग को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि देखना यह है कि इंडेक्स लाइन के साथ कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। वो आपने देखा 95 के बाद आप देखें कि ऊपर से गिनना शुरू करें 95 के बाद कितनी रीडिंग्स हैं जो ज़ीरो तक जा रही हैं। तो आपके पास 95 के बाद 5 रीडिंग्स और हैं जो ज़ीरो तक जा रही हैं। तो आपने 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में ज़ीरो एरर माइनस 0.05 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे आप, और इसकी करेक्शन पॉजिटिव होगी। यानी अगर आपके पास ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो एंड रिज़ल्ट पे आपने इसको ऐड करना होगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं आपने रीडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ज़ीरो एरर फाइंड करना है। तो लेट अस फाइंड द डायामीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। क्लोज द गैप बिटवीन द स्टड एंड द स्पिंडल बाय टर्निंग द रैचेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्लॉकवाइज रोटेट करने से आपके पास जो है वो स्टड और स्पिंडल क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज हो गए तो आपने देखना है कि ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने ये ब्लू कलर में की हुई है, यू कैन सी। आपने जब स्टड और स्पिंडल को क्लोज किया तो आपने देखा कि ज़ीरो इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। इसका मतलब ज़ीरो एरर कौन सा हुआ, पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो गया। ठीक है, इफ़ ज़ीरो एरर ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। तो अब आपने देखना यह है कि फिर ज़ीरो एरर तो आ गया, पॉजिटिव है, अब वो है कितना वो देखना है। तो आपने देखना है कि कौन सी सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग है जो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 24th रीडिंग, ये देखें ना, अगर मैं इसको आप इस डायग्राम को देख सकते होंगे तो इसमें ये 24th रीडिंग जो है वो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो आपने लिखा क्या, सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद इंडेक्स लाइन, इट इज़ 24 डिवीजन। नाउ मल्टीप्लाई दिस डिवीजन विद द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्क्रू गेज। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.01 millimeter, the answer will be 0.24 millimeter. Is it clear? So now you have a zero error of 0.24 millimeter and it is positive zero error, so its correction will be negative. Is it clear? I hope so. Now अब आपने डायामीटर फाइंड करना है। तो आपने क्या किया कि ओपन द gap between stud and spindle by turning the ratchet in anti-clockwise direction. Place the wire given in the gap and turn the ratchet so that object is pressed gently between the stud and the spindle. Now you can see ये वायर थी, आपने इसका डायामीटर फाइंड करना था। तो पहले आपने स्टड और स्पिंडल को ओपन किया, इसको दरमियान को वायर को एडजस्ट किया और इसको फिर से
आपने क्लोज किया और इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बिल्कुल आपने स्लाइटली टाइट करना ताकि ये वायर इसमें अंदर से गिर ना सके, ठीक है। तो जब आपने टाइट कर लिया इसको, तो अब आपने देखना है, पहले आपने मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है। मेन स्केल बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग ये जो थी मिलीमीटर्स में थी, तो आपने देखना है कि आपको यहाँ पे कितनी रीडिंग्स नोट कर सकते हो। तो देखो ये 0 है, ये 1 है, तो आपको 1 रीडिंग नज़र आ रही है, तो इसका मतलब मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर है। बात क्लियर हो गई? आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन स्केल की जितनी रीडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये मिलीमीटर्स में होती हैं, आपने डायरेक्टली वो रीडिंग्स लिख लेनी। अगर आपको यहाँ पे 5 डिवीजन्स नज़र आ रही होती मेन स्केल के ऊपर, तो आप यहाँ पे 5 मिलीमीटर लिख लेते, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कितनी नज़र आ रही हैं, 1 मिलीमीटर नज़र आ रही है, तो आपने 1 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर हो गई है। अब आपने जो है ओके, अब आपने ये इसका थोड़ा इनलार्ज व्यू है। अब आपने ये देखना है कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी रीडिंग है जो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग डिवीजन कोइंसाइडिंग विद इंडेक्स लाइन, इट इज you see 85th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द इंडेक्स लाइन। ओके, सो आपने क्या सिंपल करना है, 85 ले लेना है और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप लीस्ट काउंट से इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपने पहले ले ली थी, अब वर्नियर स्केल रीडिंग आपने कैसे ली, आपने देखना है कि वर्नियर सॉरी यहाँ पर वर्नियर स्केल नहीं है, इट इज़ सर्कुलर स्केल, CULAR। यहाँ पे बच्चों ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। नाउ सर्कुलर स्केल रीडिंग में आपने क्या करना है, यू नोट डाउन द सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज कोइंसाइडिंग विद द इंडेक्स लाइन। So 85th division is coinciding with the index line. Multiply this 85 with the least count of the vernier caliper, which least count of screw gauge, it is 0.01 millimeter. You got 0.85 millimeter. So it's mean that vernier circular scale reading is 0.85. Now observed diameter can be found by adding main scale reading with the circular scale reading. Now add main scale reading is 1 millimeter and circular scale reading is a 0.85 millimeter. So observed diameter is 1.85 millimeters. Now to find the correct value, we add or subtract the zero error from the observed value. Now you can see the zero error is positive zero error, which is 0.24. okay, 0.24 millimeter is a zero error. So we subtract this zero error from this observed value to correct the original value. So what we will do, 1.85 minus 0.24, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.85 माइनस 1.24, तो आंसर विल बी 1.61 millimeter. So answer will be, correct answer will be 1.16 millimeter, not 2.19. ये गलत है। तो the correct value after zero correction, it is 1.16 millimeter. So the correct diameter of a screw gauge of this wire is 1.16 millimeter. So this is how you can take reading with the screw gauge. Now अगर आप इस पे यू कैन सी, मैं आपको इसकी ये वीडियो मैंने आपको भेज भी दी थी, तो यू कैन सी दिस वीडियो टू नो द करेक्ट वैल्यू। यू कैन सी, आपने इसको जो है वो यू कैन सी यहाँ पे वो वैल्यूज़ ले रहा है। इसको ओपन किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, फिर इसने देखा ये यहाँ पर आप देखें आपके पास ये 5, 6 और 6.5, आपके पास कितनी रीडिंग्स आ रही हैं, 6.5 मिलीमीटर आ गई, मेन स्केल की रीडिंग आ गई, और 30th डिवीजन जो है वो मेन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ये सॉल्व करके भी बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो मेन स्केल की रीडिंग, ये मैं MS स्टैंड फॉर मेन स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो मेरे पास आ रही है वो डायरेक्टली मुझे नज़र आ रही है, ये 6 और ये 5, तो 6.5 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 6.5 मिलीमीटर।
मीटर। उसके बाद मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है, ज़ीरो एरर यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं करना आपने। अब आपने देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल सॉरी सर्कुलर स्केल, नॉट वर्नियर स्केल, इट इज़ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मैंने क्या लिया पहले, सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, इट इज़ 30th डिवीजन। ओके, definitely you can see it is a 30th division that is coinciding with the index line. Now circular scale reading, ये मेन स्केल की रीडिंग थी, अब आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है, आप उसको क्या करोगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी, इट इज़ 0.3 मिलीमीटर आपके पास रीडिंग आ जाए, 0.03 ज़ीरो। इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि ये कितनी आ रही है, ठीक है। लेट मी मल्टीप्लाई दिस 30 विद 0.03, so wait a minute, it is 30 multiplied by 0.01, yes, 0.3, it is 0.3. okay, so now observe reading is observe reading, ऑब्जर्व रीडिंग, ये मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्व रीडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, 6.5 प्लस 0.3, सो आंसर विल बी 6.53, 6.53. So we can say that the length of this cylinder is 6.53 मिलीमीटर। सो ये थोड़ा रफली हुआ, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसे मेजरमेंट लेनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन you can ask me on my WhatsApp number. Okay, thank you very much students. Allah Hafiz.